हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। आज से जीव विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की जा रही है। धीरे धीरे हम सभी विषयों की सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं और उसी क्रम में ये आज बायोलॉजी की पहली सीरीज है। और बायोलॉजी में द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के वर्गीकरण के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जीवों के वर्गीकरण में हम बात करेंगे जगत मोनेरा के बारे में, ठीक है। और जगत मोनेरा के अंतर्गत जो जीवाणु आते हैं उनके विषय में बात करेंगे। जीवाणुओं की संरचना क्या होती है, पूरा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीवों के विषय में अध्ययन की सरलता की दृष्टि से सभी जीवों को विभिन्न विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। जीवों को जब विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है तो किसके आधार पर बांटा जाता है, यानी इनका जो विभाजन होता है वो इनकी शारीरिक संरचना, इनकी विशेषताएं और इनके कार्यों के आधार पर किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण की पद्धति को हम जानते हैं टैक्सोनॉमी के नाम से। जीवों के वर्गीकरण की पद्धति जो होती है उसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसे एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जो है सिस्टमैटिक्स। इसे हिंदी में हम कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान। अब बात करते हैं जीव वर्गीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है जीवों को क्लासीफाई करने का। वो किन किन चीज़ों के आधार पर हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं, तो वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को कहते हैं हिंदी में आकृति विज्ञान। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी को कहा जाता है शारीरिकी। इकोलॉजी को कहा जाता है पारिस्थितिकी और जेनेटिक्स को कहा जाता है आनुवंशिकी। यानी जीव वर्गीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है वो डिपेंड रहती है आकृति विज्ञान पर, शारीरिकी पर, पारिस्थितिकी पर और आनुवंशिकी पर। आप समझ सकते हैं कि जीवों को हम वर्गीकृत किस चीज़ के आधार पर करेंगे। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सभी जीवों की आकृतियां एक जैसी नहीं होती हैं, सभी जीवों की आकृतियां अलग अलग होती हैं। वे एक दूसरे से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। उनके शरीर की संरचना भी कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। और अपने आसपास के वातावरण के साथ में जो उनका संतुलन होता है, संतुलन बनाए रखने की जो क्षमता होती है, पारिस्थितिकी पर सभी जीवों पर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। और आनुवांशिक रूप से भी जीव जो होते हैं वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी जब भी जीवों का वर्गीकरण किया जाता है तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं जीव वर्गीकरण के चरणों की तरफ। जीवों का वर्गीकरण जो है वो किन स्टेप्स में किया जाता है। सबसे पहले हम किसी भी जीव की पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उसको, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद में उनको अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, यानी उसको क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। जब पहचान कर ली जाती है, पहचान करने के बाद में उनको वर्गों में बांट दिया जाता है और वर्गों में बांट देने के बाद में क्या किया जाता है, उनका नामकरण किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नामकरण को क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। इसके बाद में जब नामकरण हो जाता है तो नामकरण के बाद में बनाई जाती है टैक्सोनॉमी हायरार्की। टैक्सोनॉमी हायरार्की यानी जो उनका वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण का एक अनुक्रम तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के इतिहास के विषय में। वर्गीकरण का इतिहास क्या कहता है। वर्गीकरण के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो जो हिप्पोक्रेटस थे, हिप्पोक्रेटस ये कहाँ थे, ग्रीस के वैज्ञानिक थे। ग्रीस के विद्वान थे या वैज्ञानिक बोल सकते हैं। हिप्पोक्रेट्स और डेमोक्रेटस ये दोनों ग्रीस के विद्वान थे और इन्हीं दोनों के द्वारा जंतुओं के वर्गीकरण का प्रयास किया गया, ठीक है। हिप्पोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स के द्वारा, जो ग्रीस के विद्वान थे, इनके द्वारा जंतुओं के वर्गीकरण का प्रयास किया गया। इसके बाद में बात करते हैं अरस्तु की। अरस्तु ने किस किस चीज़ के बारे में बताया, जंतुओं के रहन सहन, उनका ढंग, उनका जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, उनका शारीरिक आकार, इन सभी चीज़ों के आधार पर उसने पक्षी, मछली, व्हेल, कीट आदि जंतु हैं उनके समूहों का क्या किया था, वर्णन किया था। किसने किया था, अरस्तु ने जो है इन जंतुओं के ढंग, स्वभाव, शारीरिक आकार, रहन सहन के आधार पर क्या किया था, समूहों में वर्णन किया था। इसीलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ बायोलॉजी। अब आते हैं छोटे जंतुओं के जो समूह थे उनको अरस्तु ने क्या नाम दिया था, उनको नाम दिया था कोलेप्टेरा और डायप्टेरा। अरस्तु ने जो छोटे जंतुओं के समूह बनाए थे उनको उसने नाम दिया था कोलेप्टेरा और डायप्टेरा। अब बात करते हैं अगले विद्वान की तरफ, थियोफ्रेस्टस। अगले विद्वान कौन है, थियोफ्रेस्टस।
थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, द फादर ऑफ बॉटनी। द फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ये कौन थे? ये अरस्तु के शिष्य थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, और इस पुस्तक में उन्होंने 480 प्रकार के पौधों का वर्गीकरण किया था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक। अगले पॉइंट पर चलते हैं, प्लिनी और एल्डर। प्लिनी एवं एल्डर, इन्होंने पुस्तक लिखी थी नेचुरलिस हिस्टोरिका। नेचुरलिस हिस्टोरिका, इस पुस्तक में इन्होंने 1000 पौधों की प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जॉन रे। जॉन रे से संबंधित प्रश्न से सबसे प्रमुख प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो स्पीसीज वर्ड है, जाति शब्द है, इस जाति शब्द का प्रयोग वर्गीकरण के अनुक्रम में सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो वो जॉन रे के द्वारा किया गया था। जॉन रे के द्वारा किसका प्रयोग किया गया था? जाति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। इसके अलावा इन्होंने जाति और वंश में अंतर जो था उसको भी क्या किया था? स्पष्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, पुस्तक जो इनकी हिस्टोरिया प्लांटेरम में 18,000 से अधिक पुस्तक, हिस्टोरिया प्लांटेरम में 18,000 से अधिक जंतुओं एवं पादपों का विवरण दिया है इन्होंने। हिस्टोरिया प्लांटेरम इनकी पुस्तक है और इसमें इन्होंने 18,000 से अधिक जंतु एवं पादपों का विवरण दिया है। लेकिन आपको देखा होगा कि इससे पहले भी हमने बताया था कि हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक थियोफ्रेस्टस ने भी लिखी थी। तो आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना है, क्योंकि जॉन रे के द्वारा भी हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक लिखी गई थी और इनकी पुस्तक थियोफ्रेस्टस से अलग थी। ठीक है, दोनों के नाम सेम हैं। बात करते हैं कैरोलस लीनियस, ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कैरोलस लीनियस ये स्वीडन से संबंध रखते थे और ये बेहद इनका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कौन सी किताब लिखी थी? सिस्टेमा नेचुरी लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरी। और इस सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में ही जीवों के नाम एवं आधुनिक वर्गीकरण की जो प्रणाली है उसकी व्यवस्था दी गई है। जो हम वर्तमान समय में जीवों को जिस प्रणाली के द्वारा वर्गीकृत करते हैं उस प्रणाली की जो व्यवस्था है वो सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में ही दी गई थी, जो किसने लिखी थी? कैरोलस लीनियस ने। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का पिता। कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण का पिता। कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जीव जगत को 2 भागों में बांट दिया था, पौधे और जंतुओं में। पूरे जीव जगत को 2 भागों में इन्होंने बांट दिया था, पादप और जंतु। जंतुओं में स्तनधारी, पक्षी, उभयचर, मत्स्य, कीट, कीड़े जितने भी थे पौधों को छोड़ के वो सभी जंतु वर्ग में आ जाते थे। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हियरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के पदानुक्रम के विषय में। R.H. विटेकर ने जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण किया है। इससे संबंधित प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि 5 जगत जो वर्गीकरण है उसके पिता किसको कहा जाता है, या जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण किसने किया? तो वो किया था R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने कौन कौन से 5 जगतों में, कौन कौन से 5 किंगडम्स में जो है जीवों को बांटा है उनके बारे में बात करते हैं। पहला इसका जो किंगडम है मोनेरा है, इसके बाद में आता है प्रोटिस्टा, फिर आता है फंजाई, फिर आता है प्लांटी, फिर आता है एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये इस चैप्टर की पृष्ठभूमि हो गई। इसके बाद में जो मेन टॉपिक आपके स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं मोनेरा से। मोनेरा के बारे में जानेंगे, मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, उसके बाद में प्रोटिस्टा, उसके बाद में फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। तो आज हम जो बात करेंगे मुख्य रूप से वो किस पे बात करेंगे? हम मोनेरा पे बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा वॉइस ने मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में विभाजित किया। एक और जो थे जीव विज्ञानी थे उन्होंने जो मोनेरा किंगडम था उसको किस किस में बांट दिया? बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की फॉर्म में बांट दिया उनको, और दोनों को क्या क्या नाम दिया गया? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अच्छा, इन्होंने इसको बैक्टीरिया में क्यों बांटा? क्योंकि जो मोनेरा किंगडम है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से बैक्टीरिया ही आते हैं, यानी जीवाणु ही आते हैं। जीवों को पुनः निम्न उपसमूहों में वर्गीकृत किया जाता है। जब भी जो नामकरण की पद्धति आपकी जो लाई जाती है जीवों को, जो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं उनका, तो
और भी छोटे छोटे समूह हैं उनमें उसको बांट देते हैं। सबसे बड़ा समूह माना जाता है जगत, ठीक है, जैसे हमारा मोनेरा जगत है। अब मोनेरा जगत में संघ, संघ की बात आएगी। संघ से छोटा जो क्रम है आपका वो है वर्ग, वर्ग से छोटी इकाई है गण, गण से छोटी इकाई है कुल, उसके बाद में फिर वंश और उसके बाद में जाति। यहाँ एक प्रश्न आता है कि जीवों के वर्गीकरण के जो पदानुक्रम है, जीवों के वर्गीकरण का जो पदानुक्रम है, उनका जो अनुक्रम है, उसका जो ऑर्डर है, उसमें सबसे छोटा पद कौन सा है, तो वो आती है जाति। सबसे छोटा पद कौन सा है जीवों के वर्गीकरण के क्रम में, जाति है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो पद माना जाता है वो माना जाता है किंगडम, या जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जगत, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। जीवों का वैज्ञानिक नामकरण, जीवों का वैज्ञानिक नामकरण, जीवों का वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है द्विनाम पद्धति के आधार पर। और आप पहले पढ़ चुके हैं कि द्विनाम पद्धति का जो जन्मदाता थे वो कौन थे, कैरोलस लीनियस थे। इन्होंने ही द्विनाम पद्धति की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अब बात थोड़ी कर लेते हैं द्विनाम पद्धति के बारे में। ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जब भी हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं तो हाँ हमने द्विनाम पद्धति के बारे में जीव विज्ञान में जाना है, लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि जो द्विनाम पद्धति है उसका अर्थ क्या है। द्विनाम, द्विनाम का अर्थ है दो नाम, दो नाम यानी एक नाम उसके वंश का और एक नाम उसकी जाति का। तो वंश और जाति दोनों को मिलाकर के क्या हो जाता है, नामकरण हो जाता है। वंश का नाम आगे रखा जाता है, जाति का नाम पीछे रखा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी जिस वंश से भी कोई जीव संबंध रखता है उस वंश का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है और वहीं जाति का पहला अक्षर अंग्रेजी के छोटे यानी स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। यहाँ पर कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं जिनमें से कई जो है नाम अक्सर पूछे जाते रहे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं मानव की। मानव का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है होमो सेपियंस। इसी तरीके से तेंदुआ का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस। इसके बाद में बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। शेर को कहते हैं पैंथेरा लियो। मटर को कहा जाता है पाइसम सटाइवम। बिल्ली को कहा जाता है फाइलिस कैटिस, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है बिल्ली को, कई जगह पर ये भी देखने को मिलता है। बिल्ली को यहाँ पे कहा जा रहा है फेलिस कैटस, लेकिन बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका भी कहा जाता है, फेलिस डोमेस्टिका भी कहा जाता है। मेढक, मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना। धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। चना का वैज्ञानिक नाम है सिसर एरिएटिनम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। जिसमें से मैं अगर मुख्य रूप से उल्लिखित करूं तो जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जैसे गेहूं है, ठीक है, आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, मटर हो गया। ये जो है कई प्रश्नों में पिछले वर्षों में के पूछी जाते रहे, जैसे यूपी टेट की परीक्षाओं में भी ये पूछे गए हैं, सी टेट वगैरह की परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहे, ठीक है। इसके अलावा रेलवे वगैरह में तो खैर साइंस की अधिकता रहती ही है और वहाँ तो ये पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ पर इन सभी को एक बार देख लेने की आवश्यकता है हमें। उसी तरीके से गाय का जो वैज्ञानिक नाम है उसको क्या जाता है, बोस इंडिकस कहा जाता है गाय को। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ये हो गए वैज्ञानिक नाम। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों के बारे में। इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस को कलेक्ट करने का कोशिश किया है वहाँ ये जरूर ध्यान में रखा गया है कि पिछले वर्ष में जो है साइंस से पूछे जाने वाले प्रश्नों का जो ट्रेंड है वो क्या रहा है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। तो वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों के बारे में अगर हम बात करें तो द्विजगत वर्गीकरण जो था, कहने का मतलब है कि पूरे जंतु जगत का दो भागों में जो वर्गीकरण किया था, दो जगत में वर्गीकरण किया था, वो किया था किसने, कैरोलस लीनियस ने किया था। और इन्होंने पूरे जगत को जंतु एवं पादपों में बांट दिया था। इसके बाद में अगला आता है तीन जगत में वर्गीकरण किसने किया था, पूरे जीव जगत का तीन जगत में वर्गीकरण किया था हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल ने। जंतु, पादप और प्रोटिस्टा, इन्होंने जो तीन जगत बांटे थे वो कौन कौन से थे, जंतु, पादप और प्रोटिस्टा। द्विजगत वर्गीकरण में जंतु और पादप थे और उसको बांटा था कैरोलस लीनियस ने। अब बात करते हैं चार जगत में जो वर्गीकरण किया था पूरे जीव जगत का, वो किया था कोपलैंड ने। किसने किया था, कोपलैंड। कौन कौन से जगत थे, वो थे जंतु, पादप, प्रोटिस्टा और मोनेरा। जंतु, पादप, प्रोटिस्टा और मोनेरा, ये चार जगतों में वर्गीकरण किया गया था कोपलैंड के द्वारा। और पांच जगत के बारे में आप जानते हैं आर एच विटेकर ने, जिसके बारे में अभी पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है।
अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर, मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के बारे में बात करते हैं। मोनेरा जगत में मुख्य रूप से जो जीव पाए जाते हैं वो सभी एक कोशिकीय होते हैं। उनमें एक कोशिका पाई जाती है और उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक जीव कहा जाता है। ठीक है, इनकी विशेषता ये होती है कि इनकी कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, इनकी कोशिका में केंद्रक अभाव होता है। दूसरा पॉइंट है डीएनए जो होता है, डीएनए को हम आनुवंशिक पदार्थ ही कहते हैं। जो डीएनए होता है एक अनिश्चित आकार के केंद्रकाभ में यानी न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। मोनेरा जगत के जीवों में जिनमें अधिकतर क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, इनमें क्या होता है कि जो डीएनए पाया जाता है वो एक केंद्रकाभ के रूप में पाया जाता है, एक अनिश्चित आकार के रूप में पाया जाता है। इसका कोई सर्टिफाइड जो है आकार नहीं होता है। मोनेरा जगत को मुख्य रूप से आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांटा गया है। इसके बारे में हम पूर्व में हम बता चुके हैं कि मोनेरा जगत को बैक्टीरिया के आधार पर बांटते हैं, तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांटा जाता है। आर्की बैक्टीरिया को हम बोलते हैं आर्किया और यू बैक्टीरिया को नॉर्मली बैक्टीरिया भी बोला जाता है। ठीक है, अधिकतर जो जीवाणु होते हैं वो मोनेरा जगत के ही अंतर्गत वर्गीकृत हैं, यानी मोनेरा जगत के अंतर्गत ज़्यादातर कौन आता है, जीवाणुओं के बारे में बात की जाती है। साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, ये पादप जगत के अंदर है, पादप जगत के अंदर हैं। लेकिन ये क्या है कि इनको भी यहीं पर भी हम क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि नीलहरित शैवाल को पादप जगत के अंदर सम्मिलित करने का एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि जो नीले हरे शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उनमें होती है। और प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, जंतुओं में तो होता नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो पौधों में ही पाई जाती है, इसलिए इनको पादप जगत में भी सम्मिलित किया जाता है। मोनेरा जगत के लक्षण कौन कौन से होते हैं? मोनेरा जगत के लक्षण, मोनेरा जगत में जो जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनका जो विभाजन, विखंडन और बीजाणु द्वारा क्या होता है, जनन होता है। जो उनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी अपनी संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, वो कैसी पाई जाती है, विभाजन, विखंडन और बीजाणु के द्वारा। अब स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के जीव मोनेरा जगत में पाए जाते हैं। स्वपोषी भी पाए जाते हैं और परपोषी भी पाए जाते हैं। स्वपोषी वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला कि मोनेरा जगत में दोनों तरह के जीव पाए जाते हैं, स्वपोषी भी पाए जाते हैं और परपोषी भी पाए जाते हैं। अब जब जीवाणु की बात आ रही है तो थोड़ा जीवाणु के बारे में बात करते हैं कि जीवाणु को क्या बोला जाता है, बैक्टीरिया। इनका जो आकार होता है, आकार की अगर बात करें इनकी हम, तो इनका जो व्यास होता है वो लगभग 0.5 माइक्रोन से लेकर के 2.5 माइक्रोन तक होता है। चौड़ाई इनकी 0.2 माइक्रोन से लेकर के 2 माइक्रोन तक होती है और लंबाई 2 माइक्रोन से लेकर के 15 माइक्रोन तक इनकी लंबाई होती है। जीवाणु की खोज की बात करें तो जीवाणु की खोज की थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु जो होते हैं वो एक कोशिका वाले सरल जीव होते हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनकी कोशिका में क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका की जो दीवार होती है, वो काइटिन नामक पदार्थ से बनी होती है। कोशिका भित्ति जो होती है जीवाणुओं की, वो किससे बनी होती है, काइटिन नामक पदार्थ से बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है प्रोटीन और फास्फोलिपिड से निर्मित होती है। ठीक है, समझ में आया होगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति काइटिन से निर्मित होती है और कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के दोनों से मिलकर के बनी होती है। अब जीवाणुओं के अंदर जो मृतोपजीवी जीवाणु होते हैं वो कौन से होते हैं, एजेटोबैक्टर। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं जीवाणुओं के अंदर मृतोपजीवी जीवाणु भी पाए जाते हैं, सहजीवी भी पाए जाते हैं। मीथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफिल्स, ये सभी प्रकार के जीवाणु के अंदर आते हैं। तो मृतोपजीवी कौन कौन से होते हैं, मृतोपजीवी कौन से होते हैं, एजेटोबैक्टर। यानी एजेटोबैक्टर किस कैटेगरी में आता है, मृतोपजीवी की कैटेगरी में आता है। माइक्रोबैक्टीरियम ये सहजीवी की श्रेणी में आता है। अब जो तीन नाम आपको नीचे दिए गए हैं, तीन नाम आपको नीचे दिए गए हैं, कौन कौन से, मीथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स और हेलोफिल्स। यानी कुछ जीवाणु जो होते हैं अमोनिया, मीथेन एवं हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं, अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं।
कुछ जीवाणु अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों की उपस्थिति में अमीनो एसिड बनाते हैं और उपर्युक्त का वर्गीकरण इसी आधार पर किया गया है। यानी जो आपको तीन देख रहे हैं, मेथिनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफिल्स, ये क्या होते हैं? ये अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैसों की उपस्थिति में अमीनो एसिड को फॉर्म करते हैं, अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम वन बाय वन इनके बारे में बात करें तो जो मिथेनोजेंस कैटेगरी में आते हैं उनको बोलते हैं मीथेनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? मीथेनोबैक्टीरिया। थर्मोएसिडोफिल्स जो होते हैं उनको बोलते हैं सल्फोलोबस। ठीक है, ये क्या होते हैं कि अत्यधिक उष्ण यानी जो गर्मी वाले स्थान होते हैं और अम्लीय पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं, यानी जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, उष्णता ज़्यादा रहती है, अम्लीय जो है इकोसिस्टम कैसा रहता है? अम्लीय रहता है, उस जगह पर ये ज़्यादा पनपते हैं। इसके बाद में आते हैं हेलोफिल्स की कैटेगरी में। कौन सा आता है? हेलोबैक्टीरियम। हेलोबैक्टीरियम, ठीक है, ये जीवाणु जो होते हैं अत्यधिक अम्लीय पर्यावरण में वृद्धि करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जनन के बारे में बात करते हैं। जो जीवाणुओं में जनन होता है वो द्विविभाजन के द्वारा होता है, द्विविभाजन पद्धति के द्वारा इनमें जनन की प्रक्रिया होती है, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं? अलैंगिक जनन। यानी जीवाणुओं में जो जनन होता है, जनन का प्रकार है वो कैसा है? अलैंगिक है। इनके जनन की दो प्रमुख विधियां हैं, पहली है संयुग्मन, दूसरी है रूपांतरण। संयुग्मन में क्या होता है? इनकी जो दो जीवाणुओं की जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और एक आनुवंशिक पदार्थ का आपस में क्या करती हैं? आदान प्रदान करती हैं। यानी दो अलग अलग जीवाणुओं की कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं और एक दूसरे के साथ में आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं, ये संयुग्मन की क्रिया कहलाती है। दूसरा है रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन, बाहरी माध्यम से डीएनए लेकर अपने आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तित करना। कुछ जीवाणुओं में जनन का जो प्रकार होता है वो रूपांतरण प्रकार होता है, और रूपांतरण में क्या होता है? जो जीवाणु होते हैं वो बाहरी माध्यम से डीएनए ग्रहण करते हैं और डीएनए ग्रहण करके अपने अंदर का जो आनुवंशिक पदार्थ है उसमें क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जीवाणुओं से हमको कौन कौन से लाभ होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जीवाणुओं से होने वाले लाभों के विषय में बात करते हैं। जीवाणुओं से लाभ, बेनिफिट्स फ्रॉम बैक्टीरिया। जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है ये क्या होता है? दलहनी फसलों में पाया जाता है, और दलहनी फसलों में इसका कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण से फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है कि उसकी जो मृदा है, मिट्टी है, उसकी जो है उर्वरता, फर्टिलिटी जो है वो कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। किसकी वजह से? राइजोबियम की मदद से। राइजोबियम के बारे में हम बता चुके हैं कि जो राइजोबियम है वो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? दलहनी फसलों में पाया जाता है। कहाँ? दलहनी फसलों में। ठीक है, अरहर है, मटर है, ये सारी दलहनी फसलें हैं, इनमें राइजोबियम इनकी जड़ों में पाया जाता है। दलहनी पौधे जो होते हैं उनकी कहाँ पाया जाता है? रूट्स के अंदर पाया जाता है। उसका कार्य क्या है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरता में वृद्धि करना। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है वो क्या करता है? दूध से दही का निर्माण करता है, दूध का दही में परिवर्तन करता है, और इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है? जो लैक्टोज जो शर्करा होती है वो किस में बदल जाती है? लैक्टिक एसिड में बदल जाती है। दूध के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, और लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे दूध का क्या बन जाता है? दही बन जाता है। मृतोपजीवी जीवाणु जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में तोड़ देते हैं। जो मृतोपजीवी जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको और इजी फॉर्म में तोड़ देते हैं। और इनमें कौन कौन से जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये मृतोपजीवी जीवाणु की श्रेणी में आता है। तो जो मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया होता है वो कृषि अपशिष्ट, गोबर एवं अन्य पदार्थों को खाद में बदल देता है। ठीक है, कृषि से संबंधित जितने भी अपशिष्ट हैं, चारा वगैरह या पत्तियां हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां, ठीक है, उनके जो तने वगैरह जो खेतों में सड़ जाते हैं या पड़े रहते हैं, बारिश के आने के बाद में क्या होते हैं? वो धीरे धीरे गलने लग जाते हैं। तो वो जो कृषि अपशिष्ट होते हैं, जो मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया होता है उनको किस में बदल देता है? खाद में बदल देता है। इसलिए जो मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं ये जो है कृषि उपज के लिए बेहद लाभदायक हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं स्यूडोमोनास की। ये अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं। स्यूडोमोनास जीवाणु जो होते हैं वो अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं, यानी कार्बनिक अपशिष्टों से ये भोजन प्राप्त करते हैं। इनका जो भोजन प्राप्त करने का जो सोर्स है वो क्या है? कार्बनिक अपशिष्टों से भोजन प्राप्त करते हैं।
और अपमार्जक की भूमिका निभाने का अर्थ क्या है कि ये जो प्रकृति है उसको स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। कार्बनिक जितने भी अपशिष्ट होते हैं, कार्बनिक अपशिष्ट जो होते हैं वो प्रकृति के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। और ये क्या करते हैं, उन्हीं कार्बनिक अपशिष्टों से और उनको नष्ट करके उनसे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। कार्बनिक अपशिष्ट जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे प्रकृति में क्या हो जाती है, स्वच्छता फैलती है और प्रकृति स्वच्छ बन जाती है। तो ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में सहायक है। कौन से, स्यूडोमोनास। इसके बाद में बात करते हैं क्लॉस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास। क्लॉस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास दोनों ही क्या करते हैं, रेशों की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास जीवाणु जो होते हैं ये रेशों की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। ये तने और पत्तियों के कोमल ऊतकों से रेशों को पृथक करने में सहायक हैं। रेशे जिनसे के वस्त्र बनाए जाते हैं, रेशे जिनसे के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो जैसे कोई पौधा है, पौधे के तने से भी रेशे निकाले जाते हैं, पत्तियों से भी रेशे निकाले जाते हैं। तो क्या करते हैं, ये तने और पत्तियों के जो कोमल ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं उनके, उनसे रेशों को अलग करने में बड़े हेल्पफुल रहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं बैसिलस मेगाथीरियम। बैसिलस मेगाथीरियम जीवाणु क्या करता है कि जो चाय की पत्ती होती है और कॉफ़ी की जो बीन्स होती हैं जिनसे कॉफ़ी बनाई जाती है उनमें थोड़ा कड़वाहट पाया जाता है। ठीक है, चाय की पत्ती में थोड़ी सी कड़वाहट होती है, इसी तरीके से कॉफ़ी बीन्स में भी कड़वाहट पाई जाती है। तो जो बैसिलस मेगाथीरियम होता है वो चाय की पत्ती और कॉफ़ी बीन्स से जो कड़वाहट होती है उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविकों का उत्पादन भी किससे किया जाता है, जीवाणुओं से किया जाता है। जैसे स्ट्रेप्टोकोक्स ग्रीसस से किस एंटीबायोटिक का उत्पादन किया जाता है, स्ट्रेप्टोनोडेसिन। स्ट्रेप्टोनोडेसिन एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक का जो है उत्पादन कहाँ से किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से। और स्ट्रेप्टोकोकस यूरीथ्रीट से किस एंटीबायोटिक का उत्पादन किया जाता है, एरिथ्रोमाइसिन का। ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स भी बनाई जाती हैं जीवाणुओं से। तो ये इस यानी चिकित्सा और मेडिकल के क्षेत्र में भी ये काफ़ी यूज़फुल हैं। जीवाणुओं से हमें लाभ होने के साथ साथ में हानियाँ भी होती हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का नाम आपने सुना होगा, अक्सर समाचार पत्रों में देखा जाता रहा है, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, जो भोजन में विषाक्तता उत्पन्न हो गई, भोजन खराब हो गया, इसमें भी जो है बैक्टीरियाज का बड़ा रोल रहता है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम स्टैफिलोकोकस, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम स्टैफिलोकोकस जीवाणु जो होता है जो फूड पॉइजनिंग करता है, मतलब भोजन को कैसा कर देता है, विषाक्त बना देता है, जिससे खाने से तबीयत खराब हो जाती है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। अब डिनाइट्रिफिकेशन यानी विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण का अर्थ समझिए पहले कि विनाइट्रीकरण क्या होता है। मृदा में होती है नाइट्रेट या नाइट्राइट की मात्रा। ठीक है, मृदा में इसकी मात्रा होती है नाइट्रेट या नाइट्राइट की मात्रा। ये क्या होती है, ये पौधों के लिए, मिट्टी के लिए एक पोषक तत्व का कार्य करती है। लेकिन थायोबैसिलस माइक्रोबैसिलस, थायोबैसिलस माइक्रोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, इस नाइट्रेट को या नाइट्राइट को स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देता है, जो मुक्त हो जाती है और पौधों में जो है नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे उपज पर और मृदा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। यानी जो बैक्टीरिया है थायोबैसिलस माइक्रोबैसिलस, ये दोनों क्या करते हैं, विनाइट्रीकरण में, मिट्टी के विनाइट्रीकरण में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एक नुकसान है। अब आते हैं डिसल्फराइजेशन, ये होता है विसल्फीकरण। ठीक है, तो डिसल्फो विब्रियो जीवाणु कौन सा है, डिसल्फो विब्रियो, ये क्या करता है, मृदा में सल्फेट की मात्रा होती है और ये भी मिट्टी के लिए पोषक तत्व का कार्य करता है सल्फेट। लेकिन डिसल्फो विब्रियो नाम का बैक्टीरिया मृदा में सल्फेट की मात्रा को H2S में परिवर्तित कर देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड में परिवर्तित कर देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। ठीक है, तो विसल्फीकरण में डिसल्फो विब्रियो नामक जो बैक्टीरिया है वो मदद करता है। अब है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किन किन प्रकारों के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया के जो प्रकार पाए जाते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार पाए जाते हैं। पहला होता है दंडाणु, दंडाणु। ठीक है, इसको बोलते हैं बैसिलस। क्या बोलते हैं, बैसिलस।
दंडाणु का अर्थ होता है कि रॉड शेप्ड होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं और कभी कभी जुड़कर आपस में एक श्रृंखला बना देते हैं, एक चेन बना देते हैं। इस डायग्राम की सहायता से आप समझ रहे होंगे कि जो बैक्टीरिया का आकार दे रखा है वो बिल्कुल सीधा एक रॉड के तरीके से, ठीक है, एक छड़ के तरीके का आकार दे रखा है। और एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें तो टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं, बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस, इनका आकार कैसा होता है, रॉड शेप्ड होता है। तो प्रश्न में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसका आकार कैसा होता है, तो जो टीबी के बैक्टीरिया का आकार होता है वो रॉड शेप्ड होता है, यानी कि छड़नुमा होता है, ठीक है। दूसरा प्रकार आता है गोलाकार। गोलाकार जीवाणुओं को बोला जाता है कोक्कस या कोक्काई, ठीक है, कोक्कस या कोक्काई। ये कैसे होते हैं, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, गोल होते हैं, आपको दिख रहा है डायग्राम में, देख के आप आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा टाइप है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार को कहा जाता है स्पाइरेलियम। क्या बोला जाता है, स्पाइरेलियम। स्पाइरेलियम मतलब इनकी जो आकृति होती है वो सर्प के जैसी होती है, कर्व टाइप में होती है, ठीक है। ये आपको दिख रहे होंगे, अंदर छोटे छोटे केंचुए टाइप के या सांप टाइप की आकृतियां दिख रही होंगी आपको। ये कैसे हैं, सर्पिलाकार जीवाणु हैं, ठीक है। वैसे आप नंगी आंखों से इन जीवाणुओं को नहीं देख सकते हैं, इनकी जो संरचना है वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई गई हैं। यहाँ पे तो नहीं, लेकिन पुस्तकों में जो दिखाई जाती हैं वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो उन्हीं के आधार पर ये डायग्राम बनाए गए हैं। आप अपनी खुली आंखों से इन बैक्टीरियाज को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। चौथा जो इसका टाइप आता है वो है कोमा रूप। कोमा रूप, कोमा जैसे मतलब कोमा के आकार के होते हैं। अंग्रेजी में जो कोमा लगाते हैं हम, उस कोमा के आकार के होते हैं। कौन से, कोमा रूप वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि एक प्रश्न तो यहीं से यही हो गया, जो हैजा में जो हैजा होता है व्यक्ति को, हैजा में कौन सा बैक्टीरिया जो है, किस बैक्टीरिया की वजह से हैजा होता है, तो होता है वो विब्रियो कोलेरी की वजह से। विब्रियो कोलेरी की वजह से हैजा होता है। और विब्रियो कोलेरी का जो आकार होता है बैक्टीरिया का, वो कैसा होता है, कोमा टाइप का होता है, कोमा रूप का होता है। बात करते हैं बैक्टीरियल मूवमेंट के बारे में। बैक्टीरियल मूवमेंट के बारे में, जीवाणुओं का जो गति होती है, जीवाणुओं का जो चलन होता है वो कैसा होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझना। इसका जो पहला प्रकार है वो है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस, मोनो का अर्थ होता है एक। तो ये जो आकार दिख रहा है आपको, इसके एक साइड में आपको ये जो इसकी पुच्छ टाइप की आकृति दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो मोनोट्राइकस वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके एक साइड में कशाभिकाएं पाई जाती हैं, जो आपको आकृति दिख रही हैं। ये जो धागे नुमा आकृति आपको नज़र आ रही हैं, धागे नुमा आकृति आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या हैं, ये कशाभिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, कशाभिकाएं होती हैं। और ये कशाभिकाओं का कार्य क्या होता है, ये बैक्टीरिया के संचलन में सहायक होती हैं, इनको गति करने में सहायता प्रदान करती हैं, लेकिन तरल माध्यम में। किस माध्यम में, तरल माध्यम में सहायता प्रदान करती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो मोनोट्राइकस होते हैं उसमें एक साइड में कशाभिकाएं पाई जाती हैं। उसी तरीके से जो दूसरा है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस जो होता है उसमें एक सिरे पर बहुत सारी जो है कशाभिकाएं पाई जाती हैं। मोनोट्राइकस में एक सिरे पर सिर्फ एक कशाभिका पाई जाती है, लोफोट्राइकस में एक सिरे पर बहुत सारी कशाभिकाएं पाई जाती हैं, काफ़ी सारी कशाभिकाएं हो गई, ठीक है। और इसके बाद में जो तीसरा है एम्फीट्राइकस, इसमें क्या होता है, दोनों सिरों पर कई सारी, मतलब इनकी कोई गिनती नहीं है, कई सारी कशाभिकाएं दोनों सिरों पर पाई जाती हैं। को किस में पाई जाती हैं, एम्फीट्राइकस में। और चौथा नंबर आता है आपका पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस, इसमें क्या होता है, संपूर्ण बैक्टीरिया के चारों तरफ, पूरे बैक्टीरिया के चारों तरफ आपको जो है कशाभिकाएं देखने को मिलेंगी। इन कशाभिकाओं का कार्य क्या है, ये बैक्टीरिया के संचलन में सहायक होते हैं। और बैक्टीरिया का संचलन किस माध्यम की बात हो रही है यहाँ, बैक्टीरिया का संचलन तरल माध्यम में। तरल माध्यम में बैक्टीरिया के संचलन के लिए कशाभिकाओं की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब आते हैं जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में, ठीक है। तो जो हैजा रोग है, हैजा का रोगाणु जो है बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरी। और इससे कौन सा अंग मानव शरीर का प्रभावित होता है, पाचन तंत्र, डाइजेस्ट सिस्टम को ये प्रभावित करता है। लक्षण क्या होते हैं, उल्टी, दस्त, शरीर में ऐंठन एवं डिहाइड्रेशन की जो है समस्या हैजा में हो जाती है। और हैजा का रोगाणु कौन सा है, विब्रियो कोलेरी, ठीक है। अगला बात करते हैं टीबी के बारे में। टीबी अर्थात ट्यूबरकुलोसिस, इसका जो बैक्टीरिया होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसके जीवाणु का नाम होता है
ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसमें खांसी, बुखार और सीने में दर्द की शिकायत रहती है। तीसरा है कुक्कुर खांसी। कुक्कुर खांसी का जो जीवाणु होता है वो कौन सा होता है? बैसिलस पर्टुसिस होता है। बैसिलस पर्टुसिस होता है। इससे भी फेफड़े प्रभावित होते हैं और बार बार खांसी की समस्या मनुष्य को रहती है। निमोनिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। आप पूछा जाता है कि निमोनिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो होता है फेफड़े। निमोनिया से मानव शरीर के फेफड़े प्रभावित होते हैं और इसका जो जीवाणु है उसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनाई। डिप्लोकोकस न्यूमोनाई निमोनिया का जीवाणु है। निमोनिया के लक्षण होते हैं छाती में दर्द होना, सांस लेने में परेशानी होना। अब आते हैं, बात करते हैं प्लेग के बारे में। प्लेग के जीवाणु का नाम है पास्चोरेला पेस्टिस। ठीक है, हमारी जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, लिम्फ ग्रंथियां होती हैं, वो इससे प्रभावित होती हैं प्लेग से। प्लेग के लक्षण होते हैं शरीर में तेज दर्द, तेज बुखार और आंखों का लाल हो जाना। ठीक है, ये क्या के लक्षण हैं? ये प्लेग के लक्षण हैं। बात करते हैं डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया का जो जीवाणु है वो है कॉर्नी बैक्टीरियम। डिप्थीरिया जो होता है कॉर्नी बैक्टीरियम नामक जीवाणु के द्वारा होता है। और डिप्थीरिया में जो प्रभावित अंग है वो गला प्रभावित होता है डिप्थीरिया से। इसमें क्या हो जाता है? गलशोथ या जिसको बोलते हैं गलगंड। ठीक है, यानी गले में सूजन जैसी एक स्थिति पैदा हो जाती है। अगला बात करते हैं कुष्ठ, जिसको हम सामान्य भाषा में कोढ़ भी कहते हैं। इसका जीवाणु होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को जो है प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें क्या होती हैं कि जो मानव शरीर के अंग होते हैं, जिस अंग पर भी क्या होता है कुष्ठ का प्रभाव होता है, जैसे हाथों पर कुष्ठ का प्रभाव होता है तो धीरे धीरे करके जो उसकी अंगुलियां हैं या उसके जो पार्ट्स हैं हाथ के, वो धीरे धीरे करके गलते चले जाते हैं और कट कट कर गिरने लगते हैं, शरीर पर दाग उत्पन्न हो जाते हैं। ये कुष्ठ के लक्षण होते हैं। कुष्ठ होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के द्वारा। और कौन से भाग को प्रभावित करता है? मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, बात करते हैं टाइफाइड की। टाइफाइड का जो जीवाणु है वो है साल्मोनेला टाइफी। और टाइफाइड से मानव शरीर की आंतें प्रभावित होती हैं, आंतों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। लक्षण है इसके तेज बुखार और पेट में दिक्कत, कभी कभी बदहजमी। ठीक है, ये सब इसके क्या हो गए? लक्षण हो गए। बात करते हैं टेटनिस की। टेटनिस का जीवाणु होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटोनाई। टेटनिस का जीवाणु कौन सा होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटोनाई। और इससे जो प्रभावित होने वाला अंग है मानव शरीर का वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु। और इससे क्या होता है? मांसपेशियों में संकुचन हो जाता है। मांसपेशियां जो है मानव शरीर की वो संकुचित हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। शरीर का जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है? बेढंगा हो जाता है टेटनिस से। ठीक है, इसके बाद में सिफिलिस। सिफिलिस जो रोग होता है इसका जीवाणु होता है ट्रेपोनेमा पैडेडम। ट्रेपोनेमा पैडेडम, और ये प्रभावित करता है मनुष्य के प्रजनन अंगों को। इससे क्या हो जाता है? प्रजनन अंगों में घाव हो जाते हैं एवं मूत्र त्याग में परेशानी होती है। मेनिंजाइटिस, ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। ठीक है, आलू में शैथिल्य रोग। आलू में शैथिल्य रोग जो होता है वो स्यूडोमोनास सोलिनिएटम, स्यूडोमोनास सोलिनिएटम के द्वारा होता है। ठीक है, और फलों में क्राउन गाल रोग होता है। फलों में क्राउन गाल रोग होता है, ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा संसार की जो कोशिका होती है, माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। ये सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। इस कोशिका में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस कोशिका में किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और जिनमें ये माइकोप्लाज्मा जो पाया जाता है उन्हें जीवों को हम क्या कहते हैं? मोलिक्यूट्स कहते हैं। मोलिक्यूट्स कहते हैं जिन जीवों में माइकोप्लाज्मा जो है कोशिका पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? मोलिक्यूट्स बोलते हैं। यानी कि मोलिक्यूट्स का अर्थ होता है कोमल त्वचा वाले जीव, कोमल त्वचा वाले जीव। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और अंडाणु इसमें उपस्थित होते हैं। ये इसकी विशेषता है। माइकोप्लाज्मा में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, राइबोसोम भी पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है और अंडाणु भी इसमें उपस्थित होते हैं। माइकोप्लाज्मा के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आता है वो ये आता है कि इसको यानी माइकोप्लाज्मा को जीवाणु, विषाणु और कवक के बीच की कड़ी माना जाता है। जीवाणु, विषाणु और कवक के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है,
माइक्रोप्लाज्मा पर प्रतिजैविकों का यानी एंटीबायोटिक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। परजीवी मृतपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। माइकोप्लाज्मा जो होती है वो परजीवी मृतपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और ये जो माइकोप्लाज्मा जीव जो होते हैं वो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है, यानी इसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं नीले हरे शैवालों के विषय में, ब्लू ग्रीन एल्गी के विषय में। इनको क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइटा भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइटा भी कहा जाता है। इनको साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में साइनो का अर्थ होता है नीला। साइनो का अर्थ ग्रीक लैंग्वेज में क्या होता है? नीला। इसलिए इनको इन्हीं के आधार पर, क्योंकि इनका नीला कलर होता है या हरा कलर होता है, इसी के आधार पर इनको क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइटा कहा जाता है। ठीक है। नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो जीवाणुओं का संघ होते हैं। ठीक है। यूनियन ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है इनको। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में ये अहम भूमिका निभाते हैं। धान की फसल में जो नाइट्रोजन की आपूर्ति की जाती है वो नीले हरे शैवालों के द्वारा ही की जाती है। जिस प्रकार से हमने बात करी थी, जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है जो उनके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसी तरीके से धान के खेत में या धान की फसल में नाइट्रोजन की जो आपूर्ति की जाती है, क्योंकि धान के खेत में आपने देखा होगा, धान के खेत में क्या है? पानी भरा रहता है। ठीक है। धान के खेत के लिए या धान की फसल के लिए पानी की अत्यंत अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर पानी लगभग भरा ही रहता है। तो जब पानी भर जाता है तो आपने देखा होगा उस पर हरे रंग की एक परत जम जाती है, हरे नीले रंग की एक परत जम जाती है, जैसे हम कॉमन बोलचाल में क्या बोलते हैं? काई के नाम से भी पुकारते हैं उसको, काई के नाम से भी पुकारा जाता है। तो क्या होता है कि उस जो नीले और हरे रंग की जो परत जम जाती है वो क्या करती है? धान की फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति करती है। ठीक है। अब नीले हरे शैवालों के प्रकार, कभी कभी आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा नीले हरे शैवालों की श्रेणी में आता है? तो नीले हरे शैवालों के जो नाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से मुख्य ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं? वो होते हैं स्पाइरुलिना, एनाबीना, नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। ठीक है। स्पाइरुलिना, एनाबीना, नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया ये प्रमुख नीले हरे शैवालों की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आज का सेशन। आज आपने जाना जीवों के वर्गीकरण के बारे में, जीवों के वर्गीकरण के विषय में आपने जाना। आज आप अध्ययन कर रहे थे मोनेरा जगत का, और मोनेरा जगत में आप जान रहे थे बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणु के बारे में आपने अध्ययन किया। ठीक है। वैसे पूर्ण प्रयास ये किया गया है कि आपका कोई भी जो है विशेष बिंदु इस टॉपिक से बाहर न जाए, न छूटे, लेकिन इसके बाद में भी देखा जाएगा जो भी पॉइंट छूट रहे होंगे, ठीक है, उनको जब इस चैप्टर के लास्ट में एक MCQ वाली वीडियो आएगी, फुल MCQ इसका जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में इस चैप्टर को कवर करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे? उन सभी पॉइंट्स को भी हम सम्मिलित कर लेंगे जो इस टॉपिक से छूट गए होंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, और ऐसे ही यूज़फुल और जो है वैल्यूबल वीडियो के साथ में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।